Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to start with our chapter of current electricity. This will be our lecture number 31. AC बंद होना चाहिए, AC बंद कर दें. Lecture 31 Physics topic current electricity. कोई बताएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, क्या होता है? हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा करीब हो. और कोई? चलो धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले दो तीन बात पहले समझनी होगी. एक, हाँ होती है, एम्पियर, है ना. देखो ये पहले हम लोग को समझना होगा कि चार्ज क्या होता है. पहले हम लोग को समझना होगा एक बैटरी, एक सेल क्या होता है. ठीक है, तो पहली बात सेल समझते हैं. सेल, इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास. कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा. कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने दे, इंसुलेटर जो ना होने दे. जैसे वुड क्या है, इंसुलेटर. इंसुलेटर वुड में कैसे आएगा? जैसे आपके जो इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर प्लास्टिक है, नहीं नहीं पेड़ पे, क्योंकि उस पर पानी और नमक बहुत होगा, है ना. पानी है कंडक्टर, प्योर वाटर नहीं है. अगर वाटर में इम्प्योरिटीज है तभी, सिंपल पानी भी नहीं है कंडक्टर. ठीक है, जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, उसने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही मूवी स्टार्ट हुई थी वो, तो उसके बगल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी की बोतल भी उसके बैग में थी, लेकिन उसने पानी की बोतल को नहीं यूज़ किया, क्योंकि पानी वो जानता था कि पानी तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना. जो आपका मिनरल वाटर होता है, जैसे जो भी प्योर वाटर होगा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, लेकिन उसने दूसरी चीज़ क्या यूज़ की, यूरिन. यूरिन में बहुत नमक है ना. तो जैसे ही वाटर में ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तब फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है. चलो, तो कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आया. तो हम लोग एक कंडक्टर लिए. इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम ऑर्डर में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं. ये इधर, ये इधर, ये इधर, है ना. रैंडम ऑर्डर में मूव करते रहते हैं. इस वजह से आप कोई, जैसे अगर मैंने अभी लोहे को छुआ तो नहीं मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी लगी, लेकिन अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी वायर से, मान लो वायर जा रहा है, मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है, अब मैं इसको छूता हूँ तो लग जाएगी. तो ऐसा क्या वो वायर कर रहा है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी लग गई? देखो देखो देखो, यही. अब वो कोई इसको ऐसी चीज़ नहीं दे रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं दे रहा है. होता क्या है, ये जो रैंडम ऑर्डर में मूव कर रहे हैं ना, जैसे ही मैंने इसको एक सेल से कनेक्ट किया, ये बैटरी है ना. बैटरी का यही सिंबल है, सेल बोल लो या बैटरी बोल लो, उसका ये सिंबल होता है. उसमें से जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है. आप देखते हैं बैटरी में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव. तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव. तो अब आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, तभी तो वो नेगेटिव है. जो पॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है. तो कोई भी चीज़ होती है वो हायर टू लोअर मूव करती है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना चालू होंगे. हाँ, प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू किए ऐसे. अब इस फ्लो करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इनके अपोज करने के लिए इस फोर्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, है ना, एक डायरेक्शन में. अब जैसे ही ये एक डायरेक्शन में फ्लो किए, तुरंत इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाएगा. ठीक है, ये सारे ऐसे फ्लो करना चालू कर देंगे, है ना, ऐसे. और
क्या क्या एनर्जी बैटरी की, हाँ बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है। दिस चेंजेस केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली होता क्या है, बैटरी बहुत टाइप की होती है, अभी सेल ही को पढ़ेंगे हम लोग, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होती है, और सोर्सेज ऑफ करंट भी वो अलग अलग देती हैं, डीसी और एसी भी पढ़ेंगे। तो बैटरी अपने अंदर कुछ केमिकल्स रखती है जो स्टोर करती है एनर्जी को, और जैसे ही मैंने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो बैठा दिया कोई कंडक्टर यूज करके, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू हो जाते हैं, तो वो इन रिस्पॉन्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू किए, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए इस वजह से करंट भी फ्लो करना चालू हो गया। ठीक है, ये एरो का मतलब मैं समझाऊंगा कि करंट ऐसे क्यों फ्लो कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा, लेकिन करंट समझने से पहले समझेंगे आगे, अभी तो इसको समझते हैं। पहले हम लोग एक सेल समझेंगे, फिर हम लोग एक चार्ज समझेंगे, फिर हम लोग करंट समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लिए ना, मैं सेल का मतलब बताने के लिए कि सेल का काम क्या है। कंडक्टर है, कोई वायर मान लो, कॉपर का वायर मान लो, क्या इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हाँ उसमें बैटरी के अनुसार था, हाँ। चलो, तो सेल का काम समझे, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फिक्स कर देना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना एक सिंगल डायरेक्शन में, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करने की जगह एक ही डायरेक्शन में मूव करें। बेटा बात ध्यान से समझो तो तब तो समझ में आएगा। मैंने बोला ना रैंडम ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करते ही एक ही डायरेक्शन में सब मूव कर रहे हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं ये दो तरीके की होंगी, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। जो इसमें से प्राइमरी सेल्स होती हैं ये वो बैटरीज हैं, जैसे आपकी ड्यूरा सेल और ये सब जो आप लोग यूज करते हैं, ये प्राइमरी सेल। इसमें क्या होता है, अब आपने प्राइमरी सेल को देखा होगा कि आप उसको यूज करते हो, यूज करके फेंक देते हो, उसको वापस चार्ज नहीं करते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना वो इरिवर्सिबल है। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। दो तरीके के रिएक्शन होते हैं ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है, ये नहीं रिवर्स हो सकता है, इसीलिए इसको सिर्फ एक बार यूज करोगे फिर फेंक दोगे। ठीक है, इरिवर्सिबल। और जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ये आपके मोबाइल फोन की बैटरी ऐसे मान लो। ठीक है, मोबाइल फोन की बैटरी, आपके इन्वर्टर, इसमें क्या है, आपने यूज किया केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हुआ, आपने चार्ज किया इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हुआ, फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हुआ, ये प्रोसेस चलता रह रहा है, मतलब रिवर्सिबल है ये, है ना। इसमें केमिकल रिएक्शंस आर क्या, रिवर्सिबल। हाँ, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सेल्स में। सेकेंडरी में क्योंकि देखो सेकेंडरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो ज़्यादा लगा सकते हो तुम एक प्राइमरी सेल को भी बहुत पावरफुल बना सकते हो, लेकिन तुम उसको एक ही बार यूज़ कर पाओगे। क्या करना है, प्राइमरी सेल्स भी तो अलग अलग तरीके की आती हैं, आप लोग देखते हैं प्राइमरी सेल्स भी कुछ मोटी मोटी भी आती हैं, है ना। एक तो जो ब्लू और वाइट कलर की होती है उसको आप टंग पे लगा लो तो आपको झटका लगता है, कभी किया है किसी ने, है ना। उसको टंग पे अगर आपने टच कर दिया तो आपको झटका लगता है। जैसे जो ब्लू वाली होती है उसका प्लस माइनस ऊपर ही होता है। हाँ, वोल्ट मुझे नहीं याद है, ब्लू और वाइट कलर की होती है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर ही होते हैं, मतलब कुछ ऐसी दिखती है वो, ये और इसके ऊपर ही ऊपर होते हैं ऐसे। अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, जो बड़ा वाला है पॉजिटिव है नेगेटिव, कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, आपने एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस,
वो लेते आए, पर वैसे मत समझिए, सिंपली आप समझ लीजिए आपने कंडक्टर का काम किया, आपका टंग, आपकी बॉडी कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि आपके बॉडी में पानी भी है और सॉल्ट भी है। हाँ, अब ये आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, ये चार्ज होती है? कहाँ चार्ज होती है? तो ये चार्ज कहाँ होती है? चार्ज भी होती है ये? तो हमने तो कभी इसको चार्ज नहीं किया, हम तो यूज करके फेंक देते थे। किसी ने किया है चार्ज इसको? अरे बाप रे, हमें पता ही नहीं था, हमने कितनी बैटरी फेंक दी। चलो, पर तुमने जब अपनी टंग लगाया तो तुमने क्या कर दिया, एक कंडक्टर का काम कर दिया। तो क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, इस वजह से आपको करंट लग गया। ठीक है, तो चलो ये सेकेंडरी में आ गई, ये चार्ज हो सकती है। दूसरी आपकी ये नॉर्मल, क्या झटका? क्या नहीं, आप लोग को तो लगा होगा ना, ये बोल तो रहे कितना लगता है, इतना कि बर्दाश्त हो सके। हाँ, ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि कितना है ही इसके अंदर पावर, हाँ बहुत कम पावर है, इतना कम केमिकल ही है। अब देखो इसमें भी सिर्फ इतने से पार्ट में ही केमिकल्स भरे ही होते हैं, बाकी तो इसकी कवरिंग है कि ये लीक ना हो, तो इतना बड़ा केमिकल अंदर नहीं है, अंदर थोड़ा सा ही है। आपने ये वाली ली, अब इसको अगर आपने 2 वायर से कनेक्ट करके टंग पे छुआ, आपको लगेगा ही नहीं, मतलब इससे तो कंपैरिजन में ना के बराबर लगता है। ठीक है, तो इसने भी करंट फ्लो कराया है, क्योंकि इसको आप किसी टॉय में डालो, चलने तो लग रहा है, मतलब करंट इसमें भी, लेकिन बहुत कम अमाउंट का, क्योंकि इसमें केमिकल बहुत कम है। तो अगर आप क्या ये नहीं, हाँ ये एक सेल है, ये आपकी ड्यूरा सेल और जो आती है एवर रेडी, वो सब सेल है, और ये कंडक्टर है, और यहाँ पे आपने अपने बॉडी पे इसको कांटेक्ट में लाया है। ठीक है, तो इसने भी एक करंट को फ्लो कराया, लेकिन आपको फील नहीं होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा करंट का। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो केमिकल है इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक और बड़ी बैटरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी करते जाओ, लेकिन जब हम लोग बड़ी कर ही रहे हैं तो हम लोग उसको सेकेंडरी में डाल देते हैं कि अगर आप बड़ी कर ही रहे हो तो आपको तो उतनी पैसा लगाना ही पड़ रहा है, तो आप एक सेकेंडरी बैटरी ले लो भाई, किसको आप यूज़ भी करो, चार्ज करो, फेंकने की जगह फिर चार्ज करो। छोटी छोटी इसीलिए यूज़ करते हैं, यार ये थोड़ा सही तो है, चार्ज करो 10 रुपए की फेंक दो। अच्छा, इन्वर्टर क्या लग रहा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है ना, पूरे दिन जब तक लाइट आ रही वो स्टोर कर रहा अपने अंदर, सारी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कर रहा, लाइट चली जा रही केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर रहा है। अब देखो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो दे रहा है ना, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एसी चला दे, एसी नहीं चलता है जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर से, उसके लिए जनरेटर चलाना पड़ता है। ठीक है, उतने एम्पियर ऑफ करंट वो नहीं जनरेट कर सकता है ना, उसके लिए फिर आपको जनरेटर चलाना पड़ेगा। क्या जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक सेल नहीं है, जनरेटर एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपके सामने ही, वो भी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फ्यूल को बर्न कर रहा है और उसमें डीजल डालते हैं और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है। जब हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन देख रहे थे ना, टरबाइन घूमता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं, तो मैग्नेटिज्म का बीच में किस्सा आता है, वो उसको इलेक्ट्रिकल तुरंत आपके सामने ही, और जो पावर स्टेशन है वहाँ पे भी यही होता है, अलग अलग तरीके से। पावर स्टेशन में कभी कभी सोलर पैनल से आपके घर पे लाइट आती है ना, तो अब आपके घर पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आनी है, तो वो अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी, अरे सोलर पैनल से सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल हुई है, या फिर आपका थर्मल जियोथर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल हुई है, उससे क्या मतलब पड़ रहा है, और ना ही आप पता लगा पाओगे। आपको एक चीज़ पता लगेगी, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, 2 तरह का करंट होता है, एक डीसी एक एसी, है ना, एक डीसी डायरेक्ट करंट और एसी नहीं पता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। नहीं, ऑल्टरनेटिंग नाम बड़ा अच्छा है, वही उसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत करो भाई, यही समझ लो पहले, ऑल्टरनेटिंग में तो बात पे चलेंगे। चलो, और क्या बता रहे हैं ये? क्या होता है? नहीं, बहुत सारा,
देखो प्राइमरी सेल के और सेकेंडरी सेल का ये डिफरेंस खोलो। पहला तो जो मैंने लिख दिया वो है। दूसरा सेम ही पॉइंट बोल रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी व्हेन करंट इज पास्ड इन इट, है ना। इसका मतलब जब इन्वर्टर, जब लाइट आ रही है तो उसमें हम लोग करंट दौड़ा रहे हैं इन्वर्टर में, तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो रही, स्टोर कर रहा है। फिर उसके बाद जब करंट नहीं पास कर रहे हैं, टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है, वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट। इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, प्राइमरी सेल्स दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ये भी पॉइंट लिख लो। एग्जाम्पल ही लिख लो ना, एग्जाम्पल से खुद ही समझ में आ जाए। एग्जाम्पल इसको तुम लोग जो नॉर्मल सेल यूज करते हो, सेल्स फॉर रिमोट्स या फिर टॉयज, सेल्स फॉर रिमोट्स, है ना, ड्यूरा सेल। और इसको लिख लो बैटरी इन मोबाइल या फिर सेल्स इन मोबाइल। अच्छा, बैटरी बोलो या सेल बोलो एक ही बात है, बस एक चीज़ का डिफरेंस आता है कि बैटरी बहुत सारे सेल को जोड़ के बनती है। जैसे एक सेल होती है ये, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, अब मैंने ढेर सारी अगर जोड़ दिया तो ये बैटरी बन जाएगी, और मैं कितनी भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। नहीं, वो सोलर सेल्स होती हैं, वो फोटॉन्स को कैप्चर करती हैं, वो ये नहीं है। बैटरी इन मोबाइल्स, तो इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इट कैन बी रिचार्ज्ड। हाँ देखो तुम्हारा पॉइंट, इट इज केपेबल ऑफ गिविंग वीक एनर्जी ओनली, वीक करंट ओनली, है ना। मैंने पॉइंट डिस्कस भी किया, केमिकली इतना नहीं स्टोर होता है उसमें। आप फ़ोन की बैटरी देखो तो काफ़ी बड़ी होती है वो, है ना, पतली सी बड़ी सी, उसमें ज़्यादा केमिकल स्टोर्ड है ना। और जो आप लोग सोचोगे नहीं सर हमारी जो नॉर्मल ड्यूरा सेल है वो भी तो इतनी बड़ी सी है, लेकिन तुम लोग को कभी बैटरी खोला है किसी ने? कभी नहीं, तुमने सब किया है, ठीक है। बैटरी खोले होगे, तुम खोलते गए होगे, लास्ट में थोड़ा सा ही केमिकल आया, बाकी उसकी बस कवरिंग ही थी। हाँ, चारकोल रहता है वो। तो आपने देखा कि लोहा ही लोहा था, खोलते गए, एक तो दिक्कत भी बड़ी होती। मैंने तो खोला है, जब मैं करंट पड़ रहा था मैंने तो खोला था, ठीक है, देखने के लिए कि अंदर है क्या उसके, उसको खोलता गया। हाँ, हमारी पहले लोहा का वो हटेगा, फिर मार हटाएंगे और इतना सा केमिकल निकलेगा प्लास हास का यूज करके। वो एक कंडक्टर है ना, चारकोल क्या करेगा, वो अपने अंदर केमिकल एनर्जी, मतलब उसी में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर लेगा वो, है ना। और हम लोग जो फोन्स में यूज़ करते हैं वो लिथियम बैटरीज होती है, लिथियम हाइड्रोजन बैटरीज। ये क्या होती है, दोनों के लिए केपेबल हैं। ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल भी कर लेंगी, फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल भी कर लेंगी, ठीक है। हाँ, फ़ोन वाली, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। चलो फिर इसका इट इज़ लाइट एंड चीप, काफ़ी चीप आती है, ये महंगी आती है, फ़ोन की बैटरी तो महंगी आती है। फिर इस जितना आपका महंगा फ़ोन है उस पर डिपेंड करेगा। इंदिरा भवन जाइए, पूछिए, पकड़ के आपको सब बता देगा एमएएच के साथ कि भैया ये इतने घंटे चलेगी, इतने घंटे, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल है सिंपल वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल, एक सेकंड बेटा, और इसके एग्जाम्पल है लेड एक्यूमुलेटर। और देखो LiH बैटरी लिखी है ना, यही आपके फ़ोन की बैटरी है, LiH, लिथियम हाइड्रोजन बैटरीज। हाँ पूछो। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया? सिंपल एक चीज़ समझ लेना, इसका रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इसका रिएक्शन रिवर्सिबल है। हाँ, फिर से मेरा ही क्वेश्चन ये बन गया, तुम लोग बताओ पहले। सेकेंडरी है। जब आप लोग गाड़ी चलाते हो ना, अच्छा गाड़ी बहुत दिनों तक अगर खड़ी रहे तो फिर सब लोग बोलते हैं कि इसकी बैटरी डाउन हो गई। अगर गाड़ी चलती रहती तो बैटरी डाउन ना होती। तो जब गाड़ी चलती है तो आपका फ्यूल बर्न होता है ना, उससे वो इलेक्ट्रिकल में बदलती जाती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और वो बैटरी में स्टोर होती रहती है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। फिर जैसे आपने गाड़ी बंद कर ली, आपने इंजन बंद कर लिया, तब भी आपका AC चलेगा, आपकी लाइट चलेगी, क्यों? वो बैटरी मदद कर रहा है। और जो आप लोग गाड़ी स्टार्ट करते हो उसके लिए बैटरी काम आती है। तो बहुत दिनों बाद अगर गाड़ी खड़ी हुई तो स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि बैटरी ही डाउन हो गई है ना। और गाड़ी में सेल्फ वो भी नहीं है, किक मान लो किसी चीज़ से, ऑटो में है,
ऑटो में वो रस्सी खींच दो। चलो हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? शिप पे, हाँ हाँ, वो बैटरी वैटरी से नहीं कनेक्टेड होते हैं, वो वहाँ पे जलते ही रहता है फ्यूल। जैसे आपकी गाड़ियों में फ्यूल नहीं जलता है, पेट्रोल डाल दिया, वहाँ पे कोल डाले जाते हैं नीचे। जैसे किसी ने टाइटैनिक देखी हो तो नीचे आप लोग देखेंगे जब वो डूबने वाली थी, जब बहुत ज़्यादा पावर चाहिए था इंजन को, तो नीचे जो लेबरर्स हैं ढेर सारा कोल डाले पड़े थे अंदर, बेचारे एकदम उसी के सामने जल भी रहते और डाल भी रहते कोल, है ना। मजाक उड़ा रहा है, मिमिक्री कर रहा है मेरी। बेटा समझाने के लिए बताना पड़ता है, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, कोयला डाला पड़ा था वो। आप लोग ट्रेन में भी देखे होंगे, ट्रेन में भी कोयला डाला जाता है। मोटू पतलू में वो तो समोसे के पीछे भागता था, ट्रेन के पीछे कब भाग गया? उस मूवी में था, ये गुंडे में। अरे आरुष यार, अच्छा ये पॉइंट तो नोट कर लो। नोट कर लिया सबने? पॉइंट नोट कर लिया? उसके बाद फिर अब इंटरेस्टिंग बातें हम लोग चलाएं। अब देखो सेल समझ में आया। सेल के बाद मैंने बोला था चार्ज बताऊंगा, फिर उसके बाद तो मैं करंट बताऊंगा। सेल समझ में आई? ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होती है? ज़्यादा अच्छी कौन सी लग रही है? क्योंकि देखो एक, जैसे हम लोग को अगर टॉर्च जलाना हुआ, टॉर्च को कम एम्पियर चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्यू लगा देंगे, और प्लस टॉर्च का फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। टॉर्च इंसान ले ही रहा है कि कॉस्ट कम आए उसका। और जो नहीं, पर जो बहुत हाई इंटेंसिटी टॉर्चेज होती है ना, वो चार्ज होती हैं, तो आप पैसा ज़्यादा बढ़ाओ तो आपको सेकेंडरी सेल वाली टॉर्च मिल जाएगी। सेकेंडरी, हाँ नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ने क्या किया, ये ऐसे ऐसे जोड़ दिया, ऐसे नहीं कर पाएंगे। हम लोग इसको खोल ही देंगे, ठीक है, फिर हम लोग इसके केमिकल्स को यूज़ करके रीअरेंजमेंट करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ढेर सारे सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मत समझना। आप लोग देखते हैं कुछ टॉयज़ में एक के बाद एक 3-4 बैटरीज डालनी पड़ती थी, उसका मतलब वो नहीं कि अब वो सेकेंडरी बन चुकी है, अभी भी वो प्राइमरी है। हाँ ऐसे वायर जाता है तो वो सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी। फिर जो भी चार्ज कर सकते हो वो सब सेकेंडरी है। चलो सेल समझ में, अब चार्ज समझते हैं। चार्ज, चार्ज कोई जानता है? क्या हो गया बेटा, क्या बता रहा है वो? हाँ बताओ, चार्ज क्या बता रहे हो? कितने तरीके के चार्ज होते हैं? 2 तरीके, कौन से? हाँ बहुत बढ़िया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ये बड़ा सिंपल है समझना। हम लोग अगर 2 इंसुलेटर ले लिया, मान लो हम लोग ने कोई भी ग्लास रॉड ले ली है, ग्लास रॉड मतलब कोई भी, ये ले लो, ये ले लो, है ना, और हम लोग ने सिल्क क्लॉथ ले लिया है, ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ है। आप ऐसे समझ लो, स्केल को हम लोग बाल पे नहीं रब करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है, हाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रो वर्ड आ गया ना, वो चार्ज डेवलप हो जा रहा है इस पे, ठीक है, स्केल पे। अब होता क्या है कि हमने मान लो
इसको इस पे रब किया सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, किसी से किसी पे भी हो सकते हैं। इस केस में इससे इस पे कर देते हैं। क्यों फ्लो कर जाते हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब भी हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स भी लेते जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? बहुत बढ़िया। और इस पे क्या, इसने गेन किया तो नेगेटिव। अब देखो दो चार्जेस हमें मिल गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। और चार्ज को अच्छे समझने के लिए चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। Q से डिनोट करते हैं, Q या फिर ऐसे स्मॉल q भी लिख सकते हो। SI यूनिट इसकी कूलम है, ठीक, कूलम कूलम। अब समझो इसको, हमने बोला कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका मतलब है कि कितना कूलम, अब हमें मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा, कितना कूलम पॉजिटिव चार्ज है, कितना कूलम नेगेटिव चार्ज है। तो हमें समझना होगा एक कूलम की वैल्यू, है ना। अब ऐसे समझो कि चार्ज, अब इस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन, मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की, लेकिन असल में एक इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। न्यूमरस अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करता हूँ, चार्ज समझने के लिए एक पैकेट में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। चार्ज इज अ काइंड ऑफ पैकेट। समझने के लिए, ऐसा होता नहीं कि मैंने इसको बंद ही कर लिया, ठीक है। जैसे चिप्स खाते हो ना, पैकेट में चिप्स है, वैसे ही समझो वो चिप्स इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब लेज ले लिया तो उसमें तो बड़ा कम होता है, इसमें सब भरे ही रहते हैं, ठीक है। कौन सा है जिसमें OS ले लो, OS में भरा रहता है, इज अ काइंड ऑफ पैकेट। क्रैक्स लिख दो, गिफ्ट मिल जाएगा तुम्हें। एक सेकंड मिले तुरंत डिस्ट्रैक्ट होते हो, फ्लेवर भी दिमाग में घूम रहा होगा। चलो, अब इस पैकेट में मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हुए हों। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। इतना चार्ज रखता है एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ। तो इस पूरे पैकेट पे कितना चार्ज होगा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 8 हो गया ना, 6 3 3 6 7 8 इंटू 8 कर दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक ई माइनस का चार्ज, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो Q क्या हुआ, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यही किया है हम लोग ने, इसी से इसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। हाँ, अब ये जो निकल के आया है ना Q, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस NE, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी। इसी केस में देखो, जितना प्लस का होगा उतना ही नेगेटिव का भी होगा। इसका मतलब भी समझते हैं, जैसे इस पे प्लस बन गया, इस पे नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इससे हमें इतना चार्ज हटाना होगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना चार्ज लेके चला गया, तो इस पे पॉजिटिव बन गया। और इस पे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स चढ़ गए, तो इस पे इतना ही चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो चार्ज ये होता है। हाँ, जिसके में माइनस है ना, वो गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर रहा है वो। ये नोट करो, ये कर लिया, कोई डाउट? मतलब
वो सब कुछ बहुत ही हाई लेवल है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उसका बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी तो हम लोग 1 कूलम की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो 1 कूलम कुछ नहीं है, बहुत हाई एम्पियर का वो करंट है। अगर वो हम लोग स्टोर कर लिए तो हम लोग की मतलब पूरे वर्ल्ड की 1 दिन की इलेक्ट्रिसिटी 1 लाइटनिंग से चल जाएगी। उसमें तो इतना अमाउंट, उतना मैग्नीट्यूड है, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग कि इसको अब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, इसको अब्जॉर्ब करके अब इसको तुम कहीं स्टोर करने के लिए तुम्हें उतनी बड़ी अपनी एक सेल बनानी होगी कि तुम उसको स्टोर कर लो। अब उतनी बड़ी सेल बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब तुम, और मान लो तुमने एक बड़ी सी बिल्डिंग में लगाया, वो करंट लेके नीचे गया, अब जो वायर्स उसको लेके जाएंगे वो कितने डेंजरस हो चुके हैं। वायर्स में अगर कहीं भी लीकेज आया, मान लो पानी, मान लो फ्लड आ गया, फ्लड में वही गिर गया, तो बहुत रिस्की काम हो जाएगा ना। इसीलिए जो वो अब्जॉर्बर्स होते हैं वो स्टोर नहीं करते उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अर्थ अब्जॉर्ब कर ली। हम लोग जब इसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं तो इसको रख के करेंगे क्या? हाँ, कॉपर क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर लगा दो ऊपर, है ना। कभी कभी तो बहुत नीचे गिर आती है और जिस पे भी गिरती है जला देती है उसको, क्योंकि देखो एनर्जी का कन्वर्जन तो होना ही है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी एनर्जी पोजेस कर रही कि वो लाइट एनर्जी बना रही, साउंड एनर्जी बना रही, हीट एनर्जी भी बना रही है, और अच्छा एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सोचो लाइटनिंग गिर रही है तो असल में तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पर आपको साउंड एनर्जी भी सुनाई दे रही है उससे, हीट एनर्जी भी निकलती ही है, वो भले फील ना हो, और लाइट एनर्जी भी दिख रही है, वो भी इतनी ज़्यादा, है ना, कि पूरा ही हर जगह लाइट लाइट हो जाता है जब गिरती है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। पर इसको स्टोर नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। चार्ज का मतलब समझ में आया? पक्का? क्या होता है चार्ज? हाँ, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये नंबर याद करना होगा आपको, ये याद करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 कूलम की वैल्यू कितनी है। 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी है? कोई इसको कैलकुलेट करेगा? 1 कूलम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे? करो करो। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एन ढूंढो, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये फॉर्मूला लगा के देखो, Q में इसकी वैल्यू पुट कर दो, E की वैल्यू तुम्हें ऊपर से पता है, N की वैल्यू ढूंढ दो। बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो, एक खतरनाक आंसर भी दे दो। क्या हो गया बेटा, आज इसको क्यों पकड़ लिए हो तुम? अरे उससे बोल दो ना, चुप हो जाओ भाई, समझ लेने दो। थोड़ा थोड़ा क्लोज हो। देखो Q इज इक्वल टू एनी, अब पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव ना, चलो देख के भी थोड़ा सा गलती बोले। अब Q पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1C की, है ना। N नहीं पता। अब देखो कितना कूलम है वो सिर्फ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा घटा सकते हैं, उसी से कूलम की वैल्यू बदलेगी, है ना। 1 कूलम में अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। E की वैल्यू पता थी जो ऊपर लिखी है, और Q की वैल्यू अब पता चल गई 1 कूलम। अब ये कूलम से कूलम कैंसिल ऑफ ना नीचे जाके, और n क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ क्या, अरे n को यहीं पे छोड़ दो, इसको नीचे भेज दो।
ठीक है, ये क्या निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब नंबर है तो इसीलिए कोई यूनिट नहीं। तो एक कूलम में आप समझो, जब हम लोग बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सब्सटेंस पे, किसी कंडक्टर पे एक कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मान लो उसी ग्लास रॉड पे हमने बोल दिया एक कूलम का उस पर चार्ज डेवलप है। एक कूलम के चार्ज का मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, 6.25 इंटू 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। वो वोल्ट में नाम नहीं दे रहे हैं, वो आगे जाके आप समझो कि वोल्ट एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना। और करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। अभी तक तो कूलम की बात आई, अब बस ये चार्ज समझते हैं हम लोग एम्पियर पे, करंट पे उतार आएंगे, चार्ज समझ जाओ। ठीक है, एक कूलम का मतलब समझ में आया। अब अगर मैंने बोल दिया 10 कूलम का चार्ज है, तो 10 कूलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 गुना हो गए। ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये किसको बदलेगा, इसको बदलेगा, इसको नहीं बदल सकता इसको। तो 10 कूलम पे तो बस एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दो, मतलब 62.5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10 कूलम का ये मतलब है। 100 कूलम का क्या, 625 है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ आप बदल सकते हो इस पैकेट में। आप 100 होता तो एक और डेसिमल प्लेस मूव कर दो, 625 है ना, डेसिमल प्लेस मूव करते जाओ। 1000 हो तो 6250 62500। चलो चार्ज समझ में आया ना। अब करंट पे उतर आते हैं। अब देखो, जब ये चार्ज हमने कोई मान लो अब एक कंडक्टर लिया है, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, और कॉपर का आयन अगर हम, जैसे कॉपर तो हमने Cu तो लिखा, तो ये तो इसका एक एटम है, लेकिन कॉपर एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है +2 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहेगा किसी से। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से कंडक्ट करते हैं, इसको जैसे हमने किसी बैटरी से कंडक्ट किया, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना स्टार्ट हुआ, तो इसमें चार्ज डेवलप हुआ। अब ये चार्ज जब फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है ना, जब ये चार्ज फ्लो किया तो वही बना देता है करंट। करंट इज डिफाइंड, करंट, अच्छा चलो अब करंट लिख तो ले पहले। करंट को डिनोट करते हो आप I से, है ना, और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। A से डिनोट करोगे एम्पियर को। अब करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ चार्ज, कितना ज्यादा चार्ज उसमें से फ्लो करे पड़ा है। बातें थोड़ी सी अब टफ हो रही है समझने को, है ना, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। ये चैप्टर एक्चुअली 9th में बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर इसको सिर्फ तुमने रट लिया, इसको रटना बड़ा आसान है। तुम लोग क्या करो, इसमें 2-3 डेफिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी को याद कर लो, करंट को याद कर लो, बस इतना ही आने वाला है। लेकिन तुम लोग फंसोगे कब, क्लास 10th में। क्लास 10th में जब ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना तो फंस जाओगे, इसीलिए इसको समझ लो। और ये एक सिंगल चैप्टर है जो आपको घर पे यूज़ देने वाला है। ऐसा कुछ भी बिजली का काम हुआ, घर वाले अगर पूछ, अब तुम्हें यही नहीं पता वोल्ट और एम्पियर के बीच में डिफरेंस, ये भैया ये 50 एम्पियर का एक बल्ब दो, भैया 50 एम्पियर नहीं 50 वोल्ट का होता है। अच्छा 50 वोल्ट, पता नहीं है क्या, पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। तो ये एक सिंगल चैप्टर है जो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ देगा, तो इसको अच्छे से समझो। देखो
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज समझ गए तुम लोग, चार्ज वो पैकेट, और वो पैकेट जो मतलब पैकेट तो समझने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ जो चार्ज लेके फ्लो करे पड़े हैं। अब रेट मैंने बताया जैसे ही किसी के आगे रेट लग जाए इसका मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब इसका मतलब ये है कि I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q, चार्ज को Q डिनोट कर अपॉन T, मतलब 1 सेकेंड में कितने कूलम चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है। हाँ, T मतलब टाइम, ठीक है। तो 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड जितना इसमें से कूलम चार्ज फ्लो कर गया वही हो जाएगा एम्पियर में करंट। और अच्छे समझते हैं इसी एग्जांपल से। चलो इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, इससे मैंने कनेक्ट किया, और इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक्चुअली देखो मैंने तो एक बहुत बड़ी कॉपर वायर ली है, और तुमको पता है कि जो भी सब्सटेंस होता है दैट आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एटम्स, है ना, पर वो एटम को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप अज्यूम कर लो कि यही एक सिंगल एटम है ना, ये एटम ही जोड़ जोड़ के एक वायर बना देगा। मान लो मैंने ये कॉपर की वायर ले ली, अब मैं इस पूरे कॉपर वायर को समझने की जगह पहले एक एटम में क्या हो रहा है उसको समझ लो, वही एक एटम में जो हो रहा, अगर ये प्योर सब्सटेंस है सारे एटम में वही चीज़ हो रही होगी, है ना। तो ये मैंने एक प्योर मतलब एक सिंगल एटम लिया है, और Cu और Cu+2 में क्या डिफरेंस है, ये एक एटम है और ये क्या है, ये एक आयन है ना। नहीं नहीं, एटम का आयन, इसी को आयन बोलते हैं। जैसे ही किसी एटम पे कोई चार्ज हो, मतलब किसी एटम के ऊपर प्लस या माइनस, जैसे Cl अगर मैंने लिखा तो Cl पे क्या होता है बताओ क्या, हाँ नॉन मेटल है, नॉन मेटल में हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ, इस पे कितना होता है, -1 2 3 कितना, -1 होता है बेटा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अरे यार तुम लोग केमिस्ट्री का बेड़ा गर्क है, चलो कोई बात नहीं बेटा। अब देखो वहाँ, हाँ रुक जाओ बेटा, छोड़ना है 5 मिनट रुक जाओ, तुम लोग इतना लेट से आए हो क्लास में, वहाँ तुम लोग वहाँ टाइम लिए तो अब मैं तुम्हारा टाइम लूँगा। हाँ 7:45 तो तुम लोग पढ़ कहाँ रहे थे, तुम लोग तो मस्ती कर, चलो बात छोड़ो। इसमें 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने एक सिंगल आयन ले लिया तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने बोला कि जब तक ये सेल से कनेक्टेड नहीं है, अभी सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो इस ये ई का फ्लो क्या होगा, कहीं रैंडम मूवमेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है, रैंडमली ये मूव कर रही है हर डायरेक्शन में किसी, और मैंने जैसे ही सेल से कनेक्ट किया, सेल इसका क्या मदद करेगा, अरे वाह यार आरुष तुम ही समझ रहे हो क्या, बस ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे साथ में आके एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट होगा, ऐसे, है ना। अब जैसे ही ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, यही है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन से ये फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे ही ये फ्लो ऑफ चार्ज होना स्टार्ट हो, करंट डेवलप हो जाएगा, है ना। हाँ, इसी से एक्चुअली होता क्या, ये मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर देता है ये सेल, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसका मतलब हाँ, इसमें जो चार्ज है ना, जैसे 1 कूलम का चार्ज नहीं, उसमें 10 कूलम का चार्ज, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव कर रहे हैं उसमें। ये चार्ज नहीं, ये करंट है, चार्ज इस साइड है, क्योंकि नेगेटिव टू, देखो फ्लो ऑफ करंट, अरे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इतना समझ में आता है, क्योंकि नेगेटिव ही के पास जो इलेक्ट्रॉन है वही तो पॉजिटिव को देगा, तो दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सिंपल। और फ्लो ऑफ करंट क्या, हमेशा ऑपोजिट इसके, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हमेशा याद रखो। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात कर रहा है।
और इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब जो हम लोग अपनी आसानी के लिए यूज करें। ये प्रूव्ड नहीं है, ऐसा है नहीं कि नहीं नहीं ऐसे ही फ्लो करता है इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। ये कन्वेंशन हम लोग लेते हैं कि नहीं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। आगे का कि जब न्यूमेरिकल्स आए तो आपको इजीली समझ में आए चीज़ें, तो ये कन्वेंशन लिया जाता है। और तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, तो इसीलिए हमको पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट है ना। ठीक है, तो इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। आप बोलोगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या फिर दूसरा लिख सकते हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझो, ये पहले हम लोग एक पूरे आयन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब आप लोग एक आयन के लेवल पे समझे, अब इसको एक वायर के लेवल पे समझो, ठीक है। अब ये सारे आयन जुड़ के बहुत न्यूमरस अमाउंट, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एटम्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं? हाँ ठीक है, कंपाउंड बोल सकते हो, चलो ठीक है, कंपाउंड बना दिए और वही हमारा एक सब्सटेंस बना दिया एक, है ना। जैसे ये कैसे बना है, ग्लास के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स उसमें बने हुए हैं, है ना। वैसे ये कॉपर वायर, अब पूरा कॉपर वायर लिया तो इसमें बहुत सारे Cu आयंस होंगे। अगर प्योर एलिमेंट है, अलॉय नहीं है तो Cu आयंस है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, जो हम इसमें बना भी नहीं सकते, है ना। अब हमने क्या किया, इस पूरे कॉपर वायर इससे कनेक्ट करते बैटरी से क्या हो गया, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक तरीके का हो गया, सब ऐसे ऐसे फ्लो किए पड़े हैं, है ना। अब हमको समझने के लिए कि करंट की वैल्यू कितनी है, इस वायर में एक क्रॉस सेक्शन लिया हमने, मतलब सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा। जैसे अगर कोई भी चीज़ ये है, इसमें कोई चीज़ ऐसे फ्लो कर रही है और मैंने इसको बीच में यहाँ पे उंगली लगा दी, इसके अंदर यहाँ पे उंगली लगा दी, तो मुझे पता चल जाएगा ना कितनी चीज़ थी, तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही, यहाँ पे लगाते ही। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। मान लो ये हमारा पेन था और ये कैप, मान लो अगर कुछ ऐसा होता कि ये कैप ऐसे ऐसे चलता रहता, बहुत सारे कैप थे और हमें कैप का नंबर काउंट करना है, तो ये इसकी जगह कि हम इसको ऐसे रख के गिनते रहे आंख देख के कि अच्छा एक कैप दो कैप, हमने क्या किया, बीच में ही उंगली लगा दी। अब जितने कैप मेरे उंगली के थ्रू गुजर रहे हैं मुझे पता चल जाएगा इतने ही कैप गुजरे, है ना। तो वैसे ही हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया ये देखने के लिए कितना चार्ज उसमें से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक सेकंड में इसी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज चला गया, एक सेकंड में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से गया, वही देगा हमें करंट की वैल्यू। मान लो इस चार्ज से गया एक कूलम, एक कूलम की वैल्यू तुम लोग समझे क्या है, कूलम क्या था, Ne, है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इतना चार्ज फ्लो किया एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से, तो ये हमें क्या देगा, 1 एम्पियर का करंट। समझ में आया? अब समझ में आया 1 एम्पियर मतलब क्या है। अब बस तुम लोग बताओ 5 एम्पियर का मतलब क्या है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। मतलब अब क्या किया, बस ये जो चार्ज था यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज गुजर रहा है वो 5 गुना हो गया, है ना। तो बस हमें सी में 5 मल्टीप्लाई कर देना, 10 एम्पियर, हाँ 10 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो हमारे जो चार्जर्स हैं उसमें अराउंड 2.5 से 3 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो अब समझो कितना कम। और हमारे घर पे जो करंट आ रहा है ये 100 से 200 एम्पियर के बीच में होता है। नहीं वो वोल्ट है, तुम हमेशा हर चीज़ वोल्ट में बता रहे हो। अरे वो तो भाई वो तो लाखों में होता है वो, ठीक है, वो लाखों में होता है, लाखों एम्पियर का वो करंट देता है हम लोग को एक बार में। तो 1 एम्पियर की वैल्यू समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं 1 एम्पियर छोटा है, काफ़ी बड़ा है 1 एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट क्या, एम्पियर, है ना। चार्ज की एसआई यूनिट क्या,
कूलम, कूलम। हाँ, करंट का फॉर्मूला क्या, Q/T। करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब समझ में आ रहा ना, किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, वही हमें बता देता है कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। सब कुछ क्लियर एकदम अच्छे से ना? चलो ठीक है, तो अब ये घर जाके पढ़ना। अगले क्लास में AC DC में बता नहीं पाया तुम लोग को, अगले क्लास में AC DC का डिफरेंस बताऊंगा। 1 मिनट और पढ़ना? अरे बहुत बढ़िया यार, यही है लड़का जो तुम लोग को टॉप कराएगा। चलो, तो अब देखो, ये फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब मुझे कूलम और बढ़ाना है, मतलब मुझे 1 कूलम की जगह 10 कूलम बना देना है उसको। तो ये जो सेल है, मुझे इसकी पावर बढ़ा दो। ये सेल में पहले, हाँ, अब मैंने ये सेल की पावर बढ़ा दी, तो अब ये 2 कूलम एक बार में दे रहा है 1 सेकंड में, है ना? अब DC और AC के बीच में बस छोटा सा पॉइंट देख लो। जब ये DC आपके, ये जो आप यूज कर रहे हो जो बैटरी होती है ड्राई सेल, ये DC देती है, ठीक है? ये क्या करती है, इसका बहुत सिंपल है, एक ही डायरेक्शन में देगी और एक ही मैग्नीट्यूड होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज बदलेगा नहीं, ज़्यादा कम नहीं होगा। और जो AC होता है वो तो ऐसे देगी एक बार में 1 कूलम, फिर उसके बाद उल्टा चला जाएगा। मतलब आप DC का अगर चार्ट फ्लो, ये समझो अगर चार्ट, तो DC I/T अगर मैंने बनाया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपॉन टाइम, तो वो सीधा जाता है कि करंट की वैल्यू सेम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो AC का चार्ट है वो I/T ऐसे बनता है, ये ज़्यादा हुआ कम हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, और दूसरी डायरेक्शन में। वो हम लोग समझेंगे आगे चल के, ठीक है? तो AC में क्या होता है, ऐसे एक बार फ्लो किया करंट, उसके बाद फिर ऐसे एक बार फ्लो किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, कभी ऐसे कभी ऐसे। और ये मिली सेकेंड। और आपकी जो ये लाइट्स हैं, अगर इसको मैं एक स्लो स्पीड कैमरा से देखूं तो आपको ये फ्लिकर करते हुए दिखेंगी, फोन के कैमरे से। हाँ हाँ, पर वो तो क्योंकि आपका ये FPS अब वो कंफर्म नहीं है कि वो उसी वजह से ले रहा है कि वो उतना तेज़ी से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर स्लो, मतलब एक हाई स्पीड कैमरा से आप इसको देखते हो तो फ्लिकर करे, क्योंकि AC जा रहा है, तो हम लोग समझे कि वो कम करता है, ज़्यादा करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, इसी वजह से इसमें करंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है? AC DC का ये डिफरेंस है, पर अगली क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलो जा सकते हो, थैंक यू।